Welcome to Grewal tutorial. Today's topic is characteristic of a good assessment tool. Characteristics क्या रहेंगे एक good assessment tool की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी है ऑब्जेक्टिव बेस्ड. हमारी जो असेसमेंट होगी वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि कोई हमने टारगेट सेट किया हो, प्री डिटरमाइंड हमारा ऑब्जेक्टिव हो कि हमें ये अचीव करना है, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, असेसमेंट करते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि जो हमारी असेसमेंट होगी वो सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करती हो. यानी कि ऐसा नहीं होगा कि बच्चे की आप असेसमेंट कर रहे हैं और सिर्फ आप एकेडमिक स्किल्स को ही देख रहे हैं, या जस्ट आप जो है उसकी मान लेते हैं कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी में वो बहुत अच्छा है. जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं बट वो स्टडीज में अच्छे नहीं होते, तो टीचर क्या है स्पोर्ट्स की वजह से उनको उसमें भी अच्छा मानने लग जाते हैं. तो ये हमारी जो असेसमेंट होगी वो एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, यानी कि ओवरऑल बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके हर फील्ड में वो किस तरीके का वो परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज हो या एक्टिविटीज हो या फिर हमारी एकेडमिक हो, उन सभी चीजों को इसके अंदर देखा जाएगा. एंड इट शुड ऑल्सो कवर ऑल द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, और उसके अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे वो सारे देखे जाएं कि हर ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ. अब जैसे कि बच्चा जो है क्लास फोर्थ में है और वो फिफ्थ के अंदर जा रहा है अभी, तो मार्च में हमारा जब रिपोर्ट कार्ड बनता है तो उसके अंदर जस्ट उसके एकेडमिक स्किल्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी. और हमारा जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव था उसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि बच्चा अगर फोर्थ क्लास में, तो उसको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ जानी चाहिए. अगर उसको कहीं पर भी ऐसा है कि वो नहीं समझ पाया या वो चीजें नहीं सीख पाया, तो उसके ऊपर टीचर को भी ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी. हमारी असेसमेंट, अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तो वो रिलायबल हो. रिलायबल का यहाँ पर मतलब क्या है कि जैसे मैंने एक बार टेस्ट लिया, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है, उसी का मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट लिया, सेकेंड टाइम टेस्ट लिया, थर्ड टाइम लिया, फोर्थ टाइम लिया, फिफ्थ टाइम लिया, यानी कि मैंने इतनी बार उसी चैप्टर का टेस्ट लिया. मेरे को क्या पता चलता है कि बच्चा फर्स्ट में भी 10 में से 9 थे, सेकंड टेस्ट में भी 9 थे, थर्ड में भी 9 थे, फोर्थ में भी 9 थे, फिफ्थ में भी 9 थे. यानी कि अब यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, रिलायबिलिटी देख रही हूँ कि एक्चुअल में मेरी असेसमेंट रिलायबल है भी या नहीं. इसी तरीके से, ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसी तरीके से हमारे टेस्ट होते हैं जो कि हमें देखने होते हैं और वो हर चीज को इंक्लूड करते हो. यानी कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट सेम हो, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा हो. यानी कि हमारा जब भी हम असेसमेंट करेंगे तो वो रिलायबल होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर. डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का यहाँ पर मतलब ये है कि जो रिस्पोंडेंट होगा उसका क्या फिनोमिना है मेजर करने का, यानी कि आपके अंदर कितनी डिस्क्रिमिनेट आप कर सकते हैं उस, जब भी आप इवेल्युएशन कर रहे हैं. तो हम यहाँ क्या देखेंगे, दो लेवल का हम कर सकते हैं जब भी हम डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को चेक करेंगे. फर्स्ट हमारा जो होगा फॉर द टेस्ट एज ए होल, यानी कि हम कंप्लीट चीज का टेस्ट ले रहे हैं एंड देन ईच आइटम इंक्लूडेड, और फिर हम धीरे धीरे हर आइटम का अलग से टेस्ट लेकर देख रहे हैं. यानी कि हम यहाँ डिस्क्रिमिनेटिंग पावर देख रहे हैं कि बच्चे को, जैसे कि अगर हमारी बुक के अंदर 10 चैप्टर हैं, तो अब हम ये देख रहे हैं कि बच्चे को एक चैप्टर समझ आ रहा है, पहले हम पूरे का टेस्ट ले रहे हैं, फिर हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स का टेस्ट लेकर चेक कर रहे हैं कि बच्चे को कौन से पॉइंट में क्या है दिक्कत आई, उसकी उसको समझ नहीं आया, ये हम चेक करते हैं. नेक्स्ट हमारी असेसमेंट जो होगी वो वैलिड होनी चाहिए. वैलिड असेसमेंट हमारी वही होगी यानी कि जिसके अंदर हमने एक प्रॉपरली चीज को फॉलो किया है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं हमने उनको ध्यान में रखते हुए ही क्या किया है, मेजर किया है. इफ द टूल इज एबल टू मेजर व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर, इट कैन बी सेड दैट द टूल इज वैलिड. तो हम उसको वैलिड मानेंगे, यानी कि जिस चीज के लिए मैंने वो टेस्ट लिया, अगर मैं उसी को मेजर कर पा रही हूँ उससे, तो वो हमारी असेसमेंट जो होगी वो वैलिड कहलाएगी. नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी यानी कि यहाँ पर हमारा जो भी हमारी असेसमेंट होगी वो सब्जेक्टिव बेस नहीं होनी चाहिए. यानी कि सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मैं एज ए टीचर ही क्या कर रही हूँ, बच्चों के अंदर क्या है डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ कि इस बच्चे को मैं ज्यादा नंबर दूंगी, मैं सेकंड बच्चे को कम नंबर दूंगी, ये तो मैं बिल्कुल भी इसको तो नंबर ही नहीं देने वाली. तो ये क्या है, मेरी सब्जेक्टिविटी, मेरे
लेकिन हमारी जब असेसमेंट होगी वो हमारी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, यानी कि यहाँ पर मैं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूंगी। अगर कोई बच्चा वीक है तो मैं उसको वीक ही बोलूंगी, अगर कोई बच्चा जो है अच्छा है पढ़ाई में तो मैं उसको अच्छा ही बोलूंगी। ऐसा नहीं कह सकती कि जो अच्छा है उसको मैं गलत बोल रही हूँ और जो गलत है उसको मैं सही बोल रही हूँ। द ऑब्जेक्टिव इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग ऑल ओवर क्वालिटीज ऑफ द ए गुड टूल, यानी कि जब भी हम ये चीजें देखेंगे, ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे, तो हम टूल्स वगैरह की क्वालिटी का भी ध्यान रखेंगे कि एक गुड क्वालिटी का टूल हम इस्तेमाल करेंगे जब भी हम असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी कि ये जो हमारे ऊपर हमने जितना भी क्राइटेरिया पढ़ा, यानी कि ये हमने जो 6 पॉइंट पढ़े कि ऑब्जेक्टिव बेस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये सभी पॉइंट्स यूजलेस कहलाएंगे अगर हम प्रैक्टिकेबिलिटी को नहीं अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल उसके अंदर इसको लेकर ही नहीं आएंगे इन पॉइंट्स को, तो हम चेक भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी हमारी कैरेक्टरिस्टिक हैं एक गुड असेसमेंट टूल की।